नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड सेकेंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए जलवायु विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं भूमंडलीय ऊष्मन, जिसका ये दूसरा भाग है। ग्लोबल वार्मिंग और हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट या जो हरित गृह प्रभाव है उसी के कारण ये ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है वह उत्पन्न होती है। ग्लोबल भूमंडलीय ऊष्मन की समस्या का उत्पन्न होने के पीछे जो मुख्य कारण रहता है वह है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो हमने कल पढ़ा था ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या, भूमंडलीय ऊष्मन किस प्रकार से उसे उत्पन्न होता है। जैसे हमने देखा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की एक परत जो वायुमंडल में, निचले वायुमंडल में पाई जाती है, वह जो सूर्य से आने वाली लघु तरंग विकिरण होती है या प्रवेशी लघु तरंग विकिरण होती है, उसके लिए पारगम्य होती है। वो किरणें आसानी से पृथ्वी के धरातल तक पहुंच जाती हैं, पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाती हैं। लेकिन जब वे वापस लौटती हैं या बहिर्गामी जो दीर्घ तरंग विकिरण होता है या पार्थिव विकिरण जो होता है उसको वापस नहीं जाने देती, जिसके कारण क्या होता है वो पृथ्वी की सतह से टकराते हुए उसको गर्म करती हैं। लगातार ऐसी प्रक्रिया के कारण धीरे धीरे क्या है तापमान में वृद्धि होने लगती है। तो उसी को क्या कहा जाता है, भूमंडलीय ऊष्मन कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो 14 डिग्री सेल्सियस है और उसमें वृद्धि होना क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय ऊष्मन उसको कहा जाता है। तो इसमें जो हरित गृह प्रभाव है, हरित गृह प्रभाव, वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे मैंने बताया कि ठंडी जलवायु के जो देश हैं वहाँ पर गर्म जलवायु के जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियाँ, सब्जियाँ वगैरह उगाने के लिए भी ग्रीन हाउस इफेक्ट को काम में लिया जाता है, हरित गृह प्रभाव का उपयोग उसमें किया जाता है। तो इसके हमने ये चीज़ क्या है, इसकी परिभाषा, इसका अर्थ सामान्य क्या है, उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। कौन कौन सी गैसें ऐसी हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में या ग्रीन हाउस प्रभाव में ज़्यादा वृद्धि करने में सहायक होती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसके अलावा ओजोन है, या जो नाइट्रस ऑक्साइड जो गैसें होती हैं उनके कारण ये जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है इसको ये बढ़ावा देती हैं, या ये कह सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की समस्या को ये बढ़ावा देती हैं। इनके स्रोत क्या हैं ये हम देखेंगे। हरित गृह गैसों के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं। तो हरित गृह गैसें कौन कौन सी हैं, इसके अलावा और ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो गैसें हैं ये हरित गृह प्रभाव की प्रमुख गैसें हम कह सकते हैं। इनके स्रोत क्या हैं, सोर्स क्या है इनके, वो हम देखते हैं। कौन कौन से स्रोतों से ये गैसें उत्पन्न होती हैं जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न होता है या इसकी जो समस्या है वह ज़्यादा बढ़ती है। अब जैसे सबसे पहले तापीय विद्युत उत्पादन केंद्र, सबसे पहला इसका जो स्रोत कह सकते हैं तापीय विद्युत उत्पादन केंद्र, सबसे पहला एवं सबसे महत्वपूर्ण ये जो केंद्र है, यानी जो मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पहले से मौजूद है, ये एक प्राकृतिक तत्व है, लेकिन तापीय विद्युत केंद्र जो है वो मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड के प्रमुख स्रोत हैं। यानी मानव जनित जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके प्रमुख स्रोतों में सबसे पहला जो नाम आता है वो किसका आता है, तापीय विद्युत केंद्रों का आता है। क्योंकि विशेषता हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से उत्पन्न हो रही है, कोयला है, पेट्रोलियम है, इसके अलावा जो प्राकृतिक गैस वगैरह जो होती हैं उनके दहन से इसका उत्पन्न, जो ईंधन के रूप में लकड़ी को जलाया जाता है उसके दहन से ये सबसे ज़्यादा उत्पन्न होती है। क्योंकि बिजली उत्पादन के लिए शक्ति गृहों में कोयला तथा खनिज तेल है उसको जलाया जाता है। यानी तापीय विद्युत केंद्र में ईंधन के रूप में क्या काम में लिए जाते हैं, कोयला, इसके साथ में खनिज तेल।
इनका क्या होता है वहाँ पर दहन, और इनके दहन से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उत्सर्जन होता है, उसका विमोचन वायुमंडल में होता है, और लगातार उसका भंडारण होते रहने से उसका वायुमंडल में जो सांद्रण है वो बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो समस्या है वो ज़्यादा बढ़ेगी और उससे भूमंडलीय ऊष्मन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो शक्ति ग्रहों से कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होती है वो कहाँ पर पहुँचती रहती है, वायुमंडल में पहुँचती रहती है। इनके दहन से वायुमंडल में CO2 का सांद्रण बढ़ता है, या इसका जो एक प्रकार से संगठन है वो ज़्यादा हो जाता है, इसकी जो मात्रा है वो बढ़ती चली जाती है। तो सबसे पहला स्रोत तो है जो मानव जनित, अगर हम CO2 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं, तो उसका सबसे पहला स्रोत क्या है, तापीय विद्युत उत्पादन केंद्र या थर्मल पावर प्लांट, उसका सबसे पहला स्रोत है। उसके बाद में जो ये गैसें हैं उनके दूसरे स्रोतों की हम बात करें, दूसरा जो प्रमुख स्रोत है वह है कारखानों की जो चिमनियां हैं उससे निकलने वाला धुआं। कारखानों की चिमनियां, इनको क्या कहा जाता है, मानव ज्वालामुखी। मानव ज्वालामुखी, क्योंकि कारखानों में भी ईंधन के रूप में कोयला, खनिज तेल, कोयला एवं खनिज तेल को जहाँ पर काम में लिया जाएगा वहाँ पर इनके उत्सर्जन, इनके दहन से जो गैस का विमोचन होता है वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक उसमें विमोचन हो रहा है। जैसे कि विकसित एवं विकासशील देशों के बारे में हम देखें तो औद्योगिक विकास के ऊपर सर्वाधिक बल दिया जा रहा है। अब औद्योगिक विकास यानी कारखानों के असंख्य कारखाने इन देशों में स्थापित हैं, जिनसे अपार मात्रा में खनिज तेल एवं कोयले को जलाया जाता है, और इनकी जो चिमनियां हैं उनसे भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो निकलती है और वायुमंडल में मिलती रहती है। तो इनसे क्या निकलती है, CO2, और वो कहाँ जा रही है, वायुमंडल में, जिससे वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है उसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है, और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो समस्या है, जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, उसको इससे बढ़ावा मिलता है। क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा मिलेगा, उससे इससे क्या होगा, तापमान में लगातार वृद्धि होगी और भूमंडलीय ऊष्मन की समस्या है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। इसी कारण इनको क्या कहा जाता है, मानव ज्वालामुखी के नाम से, कारखानों की जो चिमनियाँ हैं उनको मानव ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। अगली हम बात करें तो विशेषतः नंबर 3 जो स्रोत है वो है परिवहन के साधन। नंबर 3 परिवहन के साधन। अपने इर्द गिर्द हम असंख्य परिवहन के साधनों को देखते हैं, खासकर CO2 का जो उत्पादन है, जो विमोचन होता है वो भी इनके द्वारा होता है। डीजल से चलने वाले जैसे विभिन्न प्रकार के जो रेल इंजन हैं, जैसे इसके अलावा ट्रक है, बस है, मोटर कार है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है इत्यादि के द्वारा भी इसका उत्सर्जन है वो बड़ी मात्रा में किया जाता है। असंख्य परिवहन के साधन हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं जो कि प्रदूषण का एक मुख्य कारण बनते हैं। वायुमंडल में जो हरित गृह गैसें हैं उनका विमोचन उनके माध्यम से होता है और वायुमंडल में उनका सांद्रण है वो बढ़ता चला जाता है, मात्रा बढ़ती चली जाती है, जिससे भूमंडलीय ऊष्मन की समस्या को बढ़ावा मिलता है। यानी अब पेट्रोल से उड़ने वाले जो वायुयान हैं वो भी प्रदूषण कर रहे हैं, डीजल से चलने वाले कृषि यंत्र हैं, कृषि वाहन हैं, ट्रैक्टर, कंबाइन, हार्वेस्टर, ये भी प्रतिवर्ष बहुत बड़ी मात्रा में इनसे अनवर्त क्या है CO2 का उत्पादन है वो होता रहता है, CO2 का विमोचन है वो इनके द्वारा वायुमंडल में होता रहता है और इससे वायुमंडल में CO2 के जो सांद्रण है वो बढ़ता चला जाता है। तो परिवहन के साधनों में जैसे हमने देखा ट्रक, बस, मोटर कार, स्कूटर हैं, मोटरसाइकिल या फिर ट्रैक्टर, कंबाइन, हार्वेस्टर हैं या वायुयान हैं या अन्य जो स्वचालित वाहन जो कि डीजल एवं पेट्रोलियम से चलते हैं, उनके अंदर गैसों के दहन से
इनके अंदर जो ईंधन है उसके दहन से विभिन्न प्रकार की गैसों का विमोचन वायुमंडल में होता है और CO2 की मात्रा उससे भी वायुमंडल में बढ़ती रहती है। निचले वायुमंडल में CO2 का पाया जाना कोई प्रदूषण की बात नहीं है या उसको प्रदूषक हम कह नहीं सकते, लेकिन मानव जनित जो CO2 है उसका सांद्रण बढ़ने से वो एक प्रदूषक के रूप में कार्य करने लगती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट को उससे बढ़ावा मिलेगा और उससे क्या होगा, वैश्विक तापमान या ग्लोब का जो तापमान है, पृथ्वी का जो तापमान है उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो ये इसके 3 स्रोत हमने पढ़े। इसके अलावा घरेलू उपयोग में ईंधन, घरेलू ईंधन दहन भी इसमें हम सम्मिलित कर सकते हैं। घरों में भी खाना पकाने के लिए या अन्य कार्यों के लिए, पानी गर्म करने के लिए आदि जो बहुत सारे कार्य हैं उनमें खाना पकाने भारी मात्रा में लकड़ियां जलाई जाती हैं, जिससे कि भारी मात्रा में CO2 का उत्सर्जन होता है। वन विनाश के कारण भी CO2 की जो मात्रा है उसमें वृद्धि हो रही है, ये भी एक विशेष कारण रहता है। एक तो घरेलू ईंधन के रूप में लकड़ियों को जलाया जाता है, उससे CO2 का उत्पादन होता है। इसके अलावा हम 5वें कारणों की बात करें तो वन विनाश, जैसे कि हम जानते हैं पेड़ पौधों के द्वारा ऑक्सीजन छोड़ी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उपयोग में उनके द्वारा किया जाता है, लेकिन वन विनाश के कारण भी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है उसमें वृद्धि हो रही है। तो ये बहुत सारे इसके कारण हैं, मुख्य कारण मैंने आपको बताए। अब जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ियों से खाना पकाने या अन्य कार्यों के लिए ईंधन के रूप में उनको काम में लिया जाता है, जिससे CO2 का विमोचन होता है। इसके अलावा जो वन विनाश हो रहा है, जैसे आदिम कृषि के माध्यम से या फिर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के माध्यम से या नगरीकरण के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर वनों का विनाश हुआ है और उन वन विनाश के कारण भी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट और जो हम पढ़ रहे हैं भूमंडलीय ऊष्मन, उसमें वृद्धि का प्रमुख कारक बनता है। तो ये हरित गृह जो गैसें हैं उनके स्रोत हमने देखे। अब इसके बाद में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की अगर हम बात करें तो विशेषतः कुछ एक देशों की विश्व स्तर पर इसके उत्सर्जन की बात करें, विश्व स्तर पर उत्सर्जन, इसमें विकसित देशों का विशेष हाथ रहा है, क्योंकि औद्योगिक सर्वाधिक विकास है वो विकसित देशों में हुआ है। विकसित देशों के का भी विशेष स्थिति में स्थान रहा है। इसके अलावा विकासशील भी देश जो हैं इसमें वो भी अग्रणी है। जैसे विकसित देशों में सबसे पहले हम बात करें तो USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, प्रति व्यक्ति सर्वाधिक CO2 उत्सर्जन करता है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा प्रति व्यक्ति सर्वाधिक यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन है वो किया जाता है विकसित देशों में। और इसके अलावा विकासशील देशों की अगर हम बात करें तो प्रथम स्थान आता है चीन का। चीन भी विश्व में सर्वाधिक जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाले देशों में सम्मिलित है। अगर टोटल की बात करें तो चीन पहले नंबर पर आ गया है और प्रति व्यक्ति की अगर हम बात करें तो USA का पहला स्थान आता है। उसके बाद में विकासशील देशों में भारत का स्थान आता है। तो ये जो देश हैं इनके द्वारा, अब जैसे विकसित देशों की अगर हम बात करें सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद में दूसरा स्थान अगर हम देखें तो उसके बाद दूसरा स्थान आता है रूस का। दूसरा स्थान विकसित देशों में रूस का है। उसके बाद में जापान, जर्मनी, UK, कनाडा, इटली आदि देशों के द्वारा यहाँ पर बड़े पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन है वो किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में इनके द्वारा छोड़ा जाता है। विकासशील देशों में बात करें चीन, भारत, इसके बाद में दक्षिणी कोरिया है, दक्षिणी अफ्रीका है या अन्य जो विकासशील देश हैं उनके द्वारा भी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर है वो बढ़ाया जा रहा है, यानी उत्पादन किया जा रहा है। उत्सर्जन इनके द्वारा जब किया जा रहा है तो इसके कारण में वायुमंडल में जो हरित गृह गैस है, जो विशेषतः सबसे प्रमुख गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका सांद्रण है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब इसका प्रभाव क्या होगा, यानी अगर हम देखें हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसके अलावा जो भूमंडलीय ऊष्मन क्या है उसके बारे में हमने सामान्य जो चीज़ें हैं वो पढ़ ली हैं।
इसके बाद में उसके स्रोत क्या हैं, उसके कारण क्या क्या हैं, उनके बारे में पढ़ लिया। गैसों का उत्सर्जन कौन कौन से देशों के द्वारा किया जा रहा है, वो भी चीज़ें इसमें आ गई। यानी मुख्यतः विकसित देशों में बात करें, प्रति व्यक्ति बात करें, यूएसए का प्रथम स्थान, चीन, भारत, इसके अलावा अन्य जो विकासशील या विकसित देश हैं उनके द्वारा बड़े पैमाने पर ये उत्सर्जन है वो किया जाता है। अब इसके बाद में प्रभाव क्या होंगे, यानी भूमंडलीय ऊष्मन के प्रभाव। प्रभाव तो क्या क्या प्रभाव इसके पड़ेंगे, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग है या भूमंडलीय ऊष्मन है वो किस प्रकार से प्रभावित करेगा। एक तो सबसे पहले वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रण में वृद्धि होगी, जिससे क्या होगा, वायुमंडल के संतुलन में परिवर्तन हो जाएगा। यानी वायुमंडल का संतुलन जो है, वायुमंडल का संतुलन है वो इसमें बिगड़ जाएगा, ये क्योंकि इसमें CO2 का सांद्रण अधिक। जैसा कि हम जानते हैं वायुमंडल की संतुलित अवस्था है, उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें जैसे नाइट्रोजन है, इसके अलावा ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या ओजोन है, या अन्य जो गैसें हैं उनका एक संतुलित अवस्था में वो पाई जाती हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मात्रा बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, वायुमंडलीय संतुलन में परिवर्तन हो जाएगा, वायुमंडल का संतुलन बिगड़ जाएगा, रासायनिक संतुलन है वो उसमें परिवर्तन हो जाएगा। यानी वायुमंडल के संतुलन में परिवर्तन या वायुमंडल के रासायनिक संतुलन में परिवर्तन हो जाएगा, सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद में नंबर 2 हम कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन। विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु जो है उसमें परिवर्तन देखने को मिलेंगे। यानी जहाँ पर पहले ठंडी जलवायु पाई जा रही थी, तापमान औसत तापमान पृथ्वी का बढ़ेगा तो वो ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में तापमान बढ़ेगा और वहाँ में जलवायु परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसका प्रभाव है वो नकारात्मक होगा प्राकृतिक वनस्पति के ऊपर, वहाँ के जीव जंतु हैं या वहाँ की जो स्थलाकृतियाँ हैं उन सभी के ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा, यानी जलवायु में परिवर्तन हो जाएगा। इसके अलावा जैसे धरातलीय सतह का निचला वायुमंडल है उसके तापमान में उससे क्या होगी, निरंतर वृद्धि होगी। निचले वायुमंडल के तापमान में वृद्धि, निचले वायुमंडल के तापमान में वृद्धि। निचले वायुमंडल की क्यों, क्योंकि जो हरितगृह गैसें हैं जैसे कि CO2 की अगर हम बात करें, ये एक भारी गैस है तो निचले वायुमंडल में ये पाई जाती है। इसी कारण निचले वायुमंडल या पृथ्वी की परत के आसपास का जो वायुमंडल है उसके तापमान में ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, तो ये भी इसका प्रभाव रहेगा। इसके बाद में जलीय चक्र की जो क्रियाएं हैं उनमें वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, जल ऊपर उठेगा और वर्षा जल्दी होगी। तो इस प्रकार से क्या है, जलीय चक्र में वृद्धि, तो जलीय चक्र की प्रक्रिया है वो तीव्र हो जाएगी, ये हम कह सकते हैं। वर्षा ज़्यादा होगी तो विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा का प्रारूप है वो भी बिगड़ जाएगा, उससे पर्यावरणीय संतुलन भी खराब हो जाएगा। या विश्व के जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नंबर 5, पारिस्थितिकी तंत्र पर विपरीत प्रभाव। पारिस्थितिकी तंत्र है उसके ऊपर विपरीत प्रभाव इससे पड़ेगा, उसमें भी परिवर्तन हो जाएंगे। इसके बाद में तापमान बढ़ने से विभिन्न हिम क्षेत्र जो हैं उनमें यानी हिमनद पिघलेंगी। हिमनदों का पिघलना। अब तापमान बढ़ेगा तो पर्वतों की चोटियों पर जो हिमनद पाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में जो हिमनद पाए जाते हैं या ध्रुवीय क्षेत्रों में जो बर्फ पाई जाती है वो क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। पिघलने से क्या होगा,
सागरीय जल स्तर में परिवर्तन। सागरीय जल स्तर में परिवर्तन होगा, उससे सागरीय जीवों पर विपरीत प्रभाव पड़ेंगे और सागरीय जल आसपास में सागरीय तटीय भाग हैं वो जलमग्न हो जाएंगे, जिससे कृषि भूमि का भी विनाश हो जाएगा। जो विभिन्न जो पतन नगर हैं वो जल में समाहित हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हिम चादर पिघलेगी, सागर तल में वृद्धि होगी और तटीय क्षेत्र है वो जल प्लावित हो जाएंगे। इसके अलावा जैव विविधता है वो भी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। यानी जैव विविधता का ह्रास, तो जैव विविधता का भी पतन होगा। यानी जैव विविधता, विभिन्न क्षेत्रों में जो जीवों में विविधता पाई जाती है वह भी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि जलवायु परिवर्तन को सभी प्रकार के जो जीव है वो आसानी से सहन नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से इसके विपरीत प्रभाव है वो हमें देखने को मिलेंगे। तो ये इसकी सामान्य सी बातें हैं। भूमंडलीय ऊष्मन हमने छोटी क्लासों में भी इसके बारे में पढ़ा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में भी पढ़ा है। तो इसके कुछ स्रोत क्या है, ये चीज़ क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके साथ साथ में ये जो इसके प्रभाव हैं, सामान्यतः इसके कुछ प्रभावों के बारे में भी हमने देखा। अब इसके अलावा विशेषतः जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके क्या प्रभाव हैं, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इसको किस प्रकार से लिया जा रहा है, कौन कौन से इसके लिए प्रयास किए गए हैं, तो कुछ सामान्य प्रयासों के बारे में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रयासों के बारे में और इसको किस प्रकार से कम किया जा सकता है उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।